यह कहानी चार दरबारियों की है जो राजा के न्यायालय में अपनी बुद्धि, धर्म और नीति के आधार पर विशेष स्थान रखते थे। इनका मुख्य कार्य न्याय दिलाना, राज्य की समस्याओं का समाधान करना और धर्म की मर्यादा बनाए रखना था। कहानी में उनकी जीवन यात्रा, उनकी नैतिकता, संघर्ष और उन रहस्यों का वर्णन किया गया है जो समाज को नई दिशा देने का संदेश देते हैं। आपका स्वागत है टेक्नो मिरर पर, जहां कहानियों की गहराई आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए अब शुरू करते हैं एक अनोखी और प्रेरणादायक कथा। राजा कीर्ति सिंह का राज्य अपनी न्यायप्रियता, समृद्धि और धर्मपरायणता के लिए जाना जाता था। पूरे राज्य में यह चर्चा थी कि राजा की सफलता के पीछे चार दरबारियों की बुद्धिमत्ता और उनकी नीतियों का विशेष योगदान है। ये चार दरबारी थे धर्मेश, नीतिन, सत्यप्रकाश और करुणानिधि। इनकी विशेषताओं और उनकी अद्वितीय सोच ने राज्य को हर कठिनाई से पार लगाया। राजा कीर्ति सिंह का महल विशाल और भव्य था। इसके चारों ओर हरे भरे खेत, खुशहाल किसान और समृद्ध व्यापारी थे। राजा के शासन में न्याय को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। उन्होंने एक बार कहा था, अगर न्याय में देरी होती है तो वह अन्याय के समान है। इसी सोच ने राजा को प्रजा का प्रिय बना दिया। दरबार में जब भी कोई मुद्दा उठता तो चार दरबारियों की बुद्धिमत्ता और उनकी राय से ही निर्णय लिया जाता। धर्मेश धर्म का प्रतीक था, जो सही और गलत का भेद बड़ी आसानी से समझ लेता। नीतिन अपने तर्कों और समझदारी के लिए विख्यात था। सत्यप्रकाश सत्य का प्रहरी था, जो हर परिस्थिति में सत्य को उजागर करने का प्रयास करता था। और करुणानिधि करुणा और दया की मूरत थी, जो प्रजा के दुख दर्द को गहराई से समझती थी। एक दिन दरबार में एक गंभीर मुद्दा उठा। राज्य के उत्तर दिशा में बसे एक गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर दरबार में आए। उनके गांव में कई वर्षों से बाढ़ और सूखे का प्रकोप था, जिससे उनकी खेती और जीवन यापन पर बुरा असर पड़ा था। राजा ने तुरंत चारों दरबारियों को इस समस्या के समाधान का कार्य सौंपा। चारों दरबारियों ने गांव का दौरा किया। उन्होंने गांव की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया और महसूस किया कि समस्या का समाधान केवल प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन से नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता बदलने और उनकी मदद करने से संभव है। उन्होंने वहां एक जलाशय का निर्माण कराया, जिससे सूखे के समय में पानी की आपूर्ति बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को नई खेती तकनीक सिखाई, जिससे उनकी उपज में सुधार हुआ। गांव के लोग चार दरबारियों के प्रयासों से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि धर्म, नीति, सत्य और करुणा केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन के मूल तत्व हैं। धीरे धीरे गांव की स्थिति बेहतर होने लगी और वहां खुशहाली लौट आई। इस घटना ने पूरे राज्य में चारों दरबारियों की प्रसिद्धि को और बढ़ा दिया। राजा कीर्ति सिंह ने उन्हें दरबार में सम्मानित किया और कहा, तुम चारों मेरे राज्य के स्तंभ हो। तुम्हारे बिना इस राज्य की नींव कमजोर हो जाएगी। इस तरह चार दरबारियों की बुद्धिमत्ता और निष्ठा ने न केवल राज्य को समृद्धि की ओर बढ़ाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपनी प्रजा के लिए जीते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत है। राज्य के न्यायालय में हर दिन सैकड़ों फरियादी आते थे, लेकिन उस दिन एक अलग ही माहौल था। गरीब किसान गोपाल ने न्याय की गुहार लगाई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी आवाज में दर्द और लाचारी झलक रही थी। उसने राजा कीर्ति सिंह के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी जमीन मुझसे छीन ली गई है। वर्षों की मेहनत से मैंने उस जमीन को उपजाऊ बनाया था, लेकिन अब मैं बेघर और बेसहारा हूं। मुझे न्याय चाहिए। राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। राजा ने चारों दरबारियों को आदेश दिया कि वे इस मामले की पूरी तहकीकात करें और सच सामने लाएं। चारों दरबारियों ने अपनी अपनी भूमिकाएं निभानी शुरू की। धर्मेश ने धर्म और सत्य की दृष्टि से इस मामले का अध्ययन किया
वह गांव के बुजुर्गों और ज्ञानी लोगों से मिला और उनसे पूछा कि जमीन का असली मालिक कौन है। उसने महसूस किया कि जमींदार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर किसान से जमीन छीन ली थी। नितिन ने अपने तर्क और समझदारी का सहारा लिया। उसने जमींदार और किसान के बीच हुए कथित सौदे के कागजात देखे। उसकी पैनी नजरों ने उन दस्तावेजों में कई खामियां पकड़ लीं। उसने पाया कि किसान के हस्ताक्षर नकली थे। इस जानकारी ने मामले को और भी स्पष्ट कर दिया। सत्यप्रकाश ने अपनी सत्य की खोज जारी रखी। उसने जमींदार के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए राज्य के विशेषज्ञों से मदद ली। उसने यह भी देखा कि जमींदार ने कई अन्य किसानों के साथ भी ऐसा ही किया था। उसकी मेहनत ने एक बड़ा षड्यंत्र उजागर कर दिया। करुणानिधि ने गोपाल के परिवार की स्थिति को समझने का प्रयास किया। वह उनके घर गई, जहां उसने देखा कि उनका परिवार भूख और गरीबी से जूझ रहा है। उसने राजा से विनती की कि जब तक न्याय न हो तब तक गोपाल और उसके परिवार को राज्य से मदद दी जाए। चारों दरबारी अपने अपने सबूत और विश्लेषण लेकर राजा कीर्ति सिंह के दरबार में पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जमींदार ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके जमीन हथियाई थी। राजा ने सभी बातों को ध्यान से सुना और तुरंत आदेश दिया कि जमीन गोपाल को वापस दी जाए। जमींदार को कड़ी सजा दी गई और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया। जब गोपाल को उसकी जमीन वापस मिली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने राजा और चारों दरबारियों को धन्यवाद दिया और कहा, आपने न केवल मेरी जमीन लौटाई है बल्कि मेरे आत्मसम्मान और विश्वास को भी पुनर्जीवित किया है। इस घटना ने पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि धर्म, सत्य, नीति और करुणा के आधार पर ही न्याय की स्थापना हो सकती है। चारों दरबारियों की प्रतिष्ठा और बढ़ गई और राजा कीर्ति सिंह का राज्य न्याय और धर्म का प्रतीक बन गया। राजा कीर्ति सिंह के दरबार में न्याय का डंका बज रहा था। चारों दरबारियों की नीतियों और परिश्रम से राज्य दिन ब दिन समृद्ध हो रहा था। लेकिन एक दिन एक रहस्यमय व्यक्ति राजमहल के द्वार पर पहुंचा। उसके कपड़े पुराने और जर्जर थे, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने दरबार के द्वारपाल से कहा, मुझे राजा कीर्ति सिंह से मिलना है। मैं उनसे एक आवश्यक विषय पर बात करना चाहता हूं। द्वारपाल ने उसकी बात को टालने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्ति की दृढ़ता के सामने उसे झुकना पड़ा। वह व्यक्ति राजा के सामने उपस्थित हुआ और अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम माधव है। मैं एक दूरस्थ गांव से आया हूं। मेरे पास आपके लिए एक ऐसी जानकारी है जो आपके राज्य की नींव को हिला सकती है। राजा और चारों दरबारियों ने उसकी बात को ध्यान से सुना। माधव ने बताया कि राज्य के सीमांत क्षेत्र में कुछ अज्ञात लोग बसेरा कर रहे हैं जो वहां की प्राकृतिक संपदा का शोषण कर रहे हैं। इन लोगों का उद्देश्य राज्य को कमजोर करना और प्रजा को गुलाम बनाना है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने चारों दरबारियों से सलाह मांगी। धर्मेश ने कहा, अगर यह सत्य है तो यह हमारे धर्म और राज्य की अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा है। हमें तुरंत इस मामले की जांच करनी चाहिए। नितिन ने सुझाव दिया, हमें पहले यह पता लगाना चाहिए कि ये लोग कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है। इसके लिए हमें गुप्तचरों को भेजना होगा। सत्यप्रकाश ने कहा, मैं स्वयं वहां जाकर स्थिति का जायजा लेना चाहता हूं। हमें सत्य की तह तक पहुंचना होगा। करुणानिधि ने कहा, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस स्थिति से किसी निर्दोष को कष्ट न पहुंचे। हमारी नीतियां करुणा और न्याय पर आधारित होनी चाहिए। राजा ने चारों दरबारियों की योजना को स्वीकृति दी। उन्होंने माधव को गुप्त रूप से उनके साथ जाने के लिए कहा। चारों दरबारी तुरंत सीमांत क्षेत्र की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि माधव की बात सच थी। उन्होंने देखा कि एक समूह जंगल की दुर्लभ लकड़ियों को काट रहा था और वहां की उपजाऊ जमीन को नष्ट कर रहा था। वे लोग स्थानीय किसानों को डरा धमकाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। चारों दरबारियों ने अलग अलग रणनीतियों के तहत इस समस्या का समाधान निकालने की योजना बनाई। धर्मेश ने स्थानीय लोगों से मिलकर उन्हें हिम्मत दी और धर्म का पालन करने का महत्व समझाया।
नितिन ने इन अज्ञात लोगों के समूह की संरचना और उनकी योजनाओं को समझने के लिए गुप्तचरों का सहारा लिया। सत्यप्रकाश ने उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटाए और करुणानिधि ने यह सुनिश्चित किया कि स्थानीय लोगों को इस संघर्ष में किसी प्रकार की हानि न हो। कुछ ही दिनों में चारों दरबारियों ने इन अज्ञात लोगों को राज्य से बाहर निकालने की योजना बनाई। उन्होंने स्थानीय लोगों को भी प्रेरित किया कि वे अपनी रक्षा के लिए संगठित हों। उनके प्रयासों से न केवल समस्या का समाधान हुआ, बल्कि राज्य की सीमाएं और अधिक सुरक्षित हो गई। राजमहल लौटने पर राजा ने चारों दरबारियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुमने न केवल राज्य की संपदा की रक्षा की, बल्कि लोगों के मन में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना भी जगाई। यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। इस घटना के बाद राज्य में चारों दरबारियों की ख्याति और बढ़ गई। लोगों ने यह महसूस किया कि धर्म, नीति, सत्य और करुणा के आधार पर किसी भी कठिनाई का समाधान संभव है। राज्य के चारों तरफ शांति का वातावरण था। राजा कीर्ति सिंह का शासनकाल न्याय और समृद्धि के लिए जाना जाता था। चारों दरबारियों की सूझबूझ से राज्य हर चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर रहा था। लेकिन एक रात राजमहल के गुप्त कक्ष में एक संदिग्ध बैठक हो रही थी। बैठक में शामिल लोग राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों में से थे। उनके चेहरों पर रहस्य और षड्यंत्र की गहरी छाया थी। राजा और उनके दरबारी राज्य को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। एक मंत्री ने धीरे से कहा, हमारे लिए समय आ गया है कि हम सत्ता पर कब्जा करें। यह षड्यंत्र धीरे धीरे आकार ले रहा था। इन मंत्रियों का उद्देश्य राज्य को तोड़कर अपने स्वार्थों को पूरा करना था। वे जानते थे कि चारों दरबारियों को हराना आसान नहीं होगा। उन्होंने राजा के सबसे करीबी दरबारी करुणानिधि को निशाना बनाने की योजना बनाई। अगली सुबह राजा के दरबार में एक महिला न्याय की गुहार लगाते हुए पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज दर्द से भरी हुई थी। महाराज, करुणानिधि ने मेरी जमीन और संपत्ति छीन ली है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे मेरी मदद करेंगे, लेकिन अब मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने करुणानिधि की ओर देखा और कहा, क्या यह सच है? करुणानिधि स्तब्ध थे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, यह एक झूठा आरोप है। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। लेकिन महिला ने कुछ दस्तावेज पेश किए जो करुणानिधि के नाम से हस्ताक्षरित थे। ये दस्तावेज बताते थे कि करुणानिधि ने उसकी संपत्ति हड़प ली थी। राजा ने चारों दरबारियों को मामले की जांच का आदेश दिया। धर्मेश ने महिला से उसकी पूरी कहानी सुनी। उसने महसूस किया कि महिला सच्चाई छिपा रही है। नितिन ने दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया और पाया कि हस्ताक्षर नकली थे। सत्यप्रकाश ने गुप्तचरों की मदद से उस महिला की पृष्ठभूमि की जांच की और पता लगाया कि वह षड्यंत्रकारियों द्वारा भेजी गई थी। करुणानिधि, जिन्होंने हमेशा दया और करुणा का पालन किया था, ने इस स्थिति में भी महिला से कोई कठोर शब्द नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो मैं दंड का भागी हूं, लेकिन सत्य को उजागर करना आवश्यक है। जांच पूरी होने के बाद चारों दरबारियों ने राजा के सामने सच प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि महिला एक षड्यंत्र का हिस्सा थी और उसे राज्य के मंत्रियों द्वारा भेजा गया था। राजा ने तुरंत षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह घटना चारों दरबारियों की निष्ठा और सत्यनिष्ठा का प्रमाण बन गई। करुणानिधि ने अपनी करुणा और सहनशीलता से राज्य की जनता का दिल जीत लिया। राजा ने कहा, जो सच्चे हैं उन्हें कोई झूठ नहीं हिला सकता। हमारे दरबारी राज्य की नींव हैं और उनकी निष्ठा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यह षड्यंत्र केवल शुरुआत थी। राज्य के भीतर छिपा अंधकार अभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ था। चारों दरबारियों ने राज्य के भीतर फैले षड्यंत्र को तो समाप्त कर दिया था, लेकिन उनकी अंतरात्मा उन्हें सचेत कर रही थी कि संकट अब भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। कुछ ऐसा था जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। राजा कीर्ति सिंह ने चारों दरबारियों से कहा, यह समय है कि हम अपने राज्य के हर कोने में छिपे
अन्याय और षड्यंत्र को उजागर करें। हमें अपनी जनता की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इस बीच राजमहल के गुप्तचर विभाग ने एक सनसनीखेज जानकारी दी। राज्य के दक्षिणी हिस्से में कुछ रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं। वहां के ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि रातों रात उनकी फसलें नष्ट हो जाती थीं और कई लोग अचानक गायब हो गए थे। उन्होंने इसे किसी अलौकिक शक्ति या काले जादू का असर बताया। राजा ने चारों दरबारियों को तुरंत उस क्षेत्र की जांच करने का आदेश दिया। धर्मेश, नितिन, सत्यप्रकाश और करुणानिधि ने इस चुनौती को स्वीकार किया और गांव की ओर प्रस्थान किया। गांव पहुंचते ही उन्होंने वहां का भयावह माहौल महसूस किया। ग्रामीण डरे हुए थे और अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतराते थे। रात होते ही गांव में एक अजीब सन्नाटा छा जाता था। एक वृद्ध ग्रामीण ने चारों दरबारियों से कहा, यह सब काली गुफा के कारण हो रहा है। गुफा से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और जो भी उसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। चारों दरबारियों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाकर रहेंगे। धर्मेश ने गुफा के बारे में स्थानीय लोगों से और जानकारी जुटाई। उसने पाया कि यह गुफा प्राचीन समय से रहस्यमयी मानी जाती थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें गतिविधियां बढ़ गई थीं। नितिन ने अपनी तर्क शक्ति से यह समझा कि यह सब किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। सत्यप्रकाश ने गुफा की ओर जाने का साहसिक निर्णय लिया। उसने अपने साथ कुछ विश्वसनीय सैनिकों को लिया और गुफा के भीतर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य आश्चर्यजनक था। वहां कुछ लोग काले वस्त्र पहने हुए एक अनजान भाषा में मंत्रोच्चार कर रहे थे। करुणानिधि ने गांव के बच्चों और महिलाओं को सुरक्षा का आश्वासन दिया और उनके लिए भोजन और आश्रय का प्रबंध किया। उन्होंने ग्रामीणों को एकजुट होकर इस डर का सामना करने के लिए प्रेरित किया। गुफा के अंदर सत्यप्रकाश ने देखा कि मंत्रोच्चार करने वाले लोग कोई काला जादू करने की कोशिश कर रहे थे। उसने तुरंत धर्मेश और नितिन को बुलाया। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे गुफा के भीतर छिपकर उनके कृत्य को करीब से देखने लगे। यह स्पष्ट हो गया कि यह सब षड्यंत्रकारियों का काम था, जो ग्रामीणों को डराकर उनकी जमीन और संपत्ति हड़पना चाहते थे। धर्मेश ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए उन लोगों के जाल को उजागर किया। नितिन ने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और सत्यप्रकाश ने उन्हें पकड़ने के लिए सैनिकों का सहारा लिया। जब यह सच ग्रामीणों के सामने आया तो उनकी आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास झलकने लगा। करुणानिधि ने कहा, डर केवल हमारी कमजोरी का फायदा उठाता है। जब हम एकजुट होकर उसका सामना करते हैं तो डर खुद भाग खड़ा होता है। राजमहल लौटने पर राजा कीर्ति सिंह ने चारों दरबारियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुमने न केवल एक गांव को बचाया बल्कि राज्य को एक और बड़े संकट से बचाया। यह तुम्हारी निष्ठा और साहस का परिणाम है। लेकिन चारों दरबारियों को एहसास हो चुका था कि राज्य के अंदर और भी कई गुप्त षड्यंत्र छिपे हो सकते हैं। उनका संकल्प और मजबूत हो गया कि वे सत्य, धर्म, नीति और करुणा के मार्ग पर चलते हुए हर संकट का सामना करेंगे। चारों दरबारियों की सूझबूझ और निष्ठा ने राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया था। लेकिन इस बार उनके सामने जो चुनौती आने वाली थी वह उनकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा साबित होने वाली थी। राजमहल में अचानक अराजकता का माहौल तब बन गया जब एक संदेशवाहक ने खबर दी कि राज्य की उत्तरी सीमा पर एक रहस्यमयी शक्ति सक्रिय हो गई है। वहां के कई गांव खाली हो चुके थे और लोगों का कहना था कि रात के समय जंगल से अजीब और गरीब आवाजें आती थीं। राजा ने इस खबर को गंभीरता से लिया और चारों दरबारियों को तुरंत उत्तर की ओर रवाना किया। धर्मेश, नितिन, सत्यप्रकाश और करुणानिधि ने बिना समय गवाए अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई ग्रामीण मिले जो भयभीत होकर अपने घर बार छोड़कर भाग रहे थे। इन लोगों ने बताया कि जंगल के अंदर एक शापित मंदिर है, टिह, जहां से यह सब घटनाएं शुरू हो रही हैं। जैसे ही चारों दरबारी उस जंगल के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि माहौल असामान्य था। वहां घनी चुप्पी थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। उन्होंने पास के एक वृद्ध साधु से
इस शापित मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त की। साधु ने बताया कि यह मंदिर एक पुराने ऋषि का था जो कई वर्षों पहले अपने शिष्यों द्वारा विश्वासघात का शिकार हो गए थे। उनकी आत्मा अब भी मंदिर में भटक रही थी और इस इलाके में अराजकता फैला रही थी। सत्य प्रकाश ने कहा, यह केवल एक कहानी हो सकती है, लेकिन हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें इस मंदिर की पूरी जांच करनी होगी। चारों दरबारियों ने अपनी रणनीति बनाई। धर्मेश ने स्थानीय ग्रामीणों को संगठित करने की कोशिश की और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। नितिन ने मंदिर के बारे में प्राचीन ग्रंथों और कथाओं को पढ़ा, जिससे उन्हें इस रहस्य को सुलझाने में मदद मिल सके। सत्यप्रकाश ने सैनिकों की मदद से इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी। करुणानिधि ने साधु के साथ बैठकर ध्यान किया और उससे इस शाप को समाप्त करने का उपाय पूछा। अगली रात चारों दरबारी उस शापित मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर का प्रवेश द्वार टूटा हुआ था और अंदर अंधकार का साम्राज्य था। दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं और हर कोने से एक रहस्यमयी सन्नाटा फूटा पड़ रहा था। जैसे ही उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, अचानक हवा का बहाव तेज हो गया और चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। करुणानिधि ने अपनी करुणा और शांत चित्त से मंत्रोच्चार शुरू किया, जिससे माहौल थोड़ा शांत हुआ। लेकिन तभी गर्भगृह के अंदर एक छाया प्रकट हुई। वह छाया किसी इंसान की आत्मा जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और क्रोध था। उसने कहा, मैं उस ऋषि की आत्मा हूं जिसे उसके शिष्यों ने धोखा दिया था। मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगा जब तक यह पूरा राज्य मेरी वेदना का भागी नहीं बनेगा। नितिन ने साहस दिखाते हुए कहा, महान ऋषि, आपकी वेदना को हम समझते हैं, लेकिन इसका समाधान हिंसा नहीं हो सकता। आप हमें बताइए कि हम आपकी शांति के लिए क्या कर सकते हैं। ऋषि की आत्मा ने बताया कि उसके शिष्यों ने उसके मंत्रों और ज्ञान का दुरुपयोग किया था, जिससे वह क्रोधित हो गए थे। उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उन शिष्यों द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित होगा। चारों दरबारियों ने मिलकर इस प्रायश्चित के लिए एक यज्ञ करने का निर्णय लिया। उन्होंने ऋषि की आत्मा से वादा किया कि वे इस यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे और राज्य में धर्म और सत्य का पुनर्स्थापन करेंगे। अगले कुछ दिनों में चारों दरबारियों ने यज्ञ की तैयारी शुरू की। उन्होंने ग्रामीणों को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, ऋषि की आत्मा शांत हो गई और मंदिर से सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई। राजमहल लौटने पर राजा कीर्ति सिंह ने चारों दरबारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, आपने न केवल एक संकट को समाप्त किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि धर्म, करुणा और निष्ठा से हर समस्या का समाधान संभव है। और इस प्रकार चारों दरबारियों ने न केवल एक और संकट को समाप्त किया, बल्कि राज्य में धर्म, सत्य और निष्ठा की पुनर्स्थापना की। वे जानते थे कि यह केवल एक अध्याय था और राज्य की सुरक्षा की यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई थी। एक नया संकट उनके सामने खड़ा था, लेकिन उनके दिलों में विश्वास और साहस था कि जब तक वे एकजुट रहेंगे, कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। इस प्रकार इस रहस्यमयी और साहसिक यात्रा का समापन होता है। लेकिन क्या चारों दरबारी राज्य के और बड़े संकटों का सामना कर पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और भी रोचक, रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सब्सक्रिप्शन और समर्थन हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।